स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में यूनिट 2 इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे लेखन कौशल। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भावों को प्रकट करने के लिए ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग मौखिक भाषा कहलाता है और यही भाषा लिपिबद्ध कर दी जाए तो लिखित भाषा के रूप में बदल जाता है। ध्वनियों के शुद्ध रूप में बोलने के लिए उच्चारण की शिक्षा की जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसे हिंदी भाषा में लिखित भावाभिव्यक्ति के लिए देवनागरी लिपि की शिक्षा परम आवश्यक है। अर्थ व्यक्ति अपने विचार दो प्रकार से व्यक्त करता है, बोलकर या लिखकर। जब दूसरा व्यक्ति समीप ही हो व्यक्ति बोलकर अपनी बात या विचार प्रकट करता है, परंतु जब दूसरा व्यक्ति दूर हो तो हम उस व्यक्ति के समीप चले जाएं और उसे अपने समीप बुला लें और मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट करें। किंतु यह स्थिति संभव नहीं है जब विचार प्रकट करने वाला जब चाहे अपने विचार प्रकट कर सके और जिस व्यक्ति के लिए उसने अपने विचार प्रकट किए हैं जब उसकी इच्छा हो और जहाँ चाहे उन विचारों को ज्ञात कर सके। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जिस विधि का आश्रय लेता है उसे लिखना कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना लिखना है। उन प्रतीकों को अक्षर या वर्ण कहा जाता है। ये प्रतीक या ध्वनि चिन्ह लिपि के विकास की अंतिम अवस्था है और या ये भी कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लिखना है। अक्षरों एवं वर्णों को सुंदर और सुडौल बनाना ही लिखना है। लिखकर हम अपने विचारों को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। शुद्ध सुनिश्चित और स्पष्ट शब्दावली के माध्यम से भावों एवं विचारों को क्रमयोचित लिपिबद्ध प्रकाशन को लिखित रचना कहते हैं। अब हम जानेंगे लेखन शिक्षण की आवश्यकता। भाषा एक सृजनात्मक शक्ति है और विचार विनिमय का एक साधन है। उसके प्रमुख दो उद्देश्य हैं, प्रथम भाव ग्रहण और दूसरा द्वितीय भाव प्रकाशन। भाव प्रकाशन में बालक बोलकर या लिखकर अपने विचार को प्रकट करता है। उच्चारित रूप काल के संदर्भ में अस्थायी होता है जबकि लिखित रूप स्थायी होता है। भाषा का लिखित रूप ही हमारी समृद्धि का घोतक है। समय समय पर प्रचलित भाव प्रकाशन की शैलियाँ और मान्य विचार आज भाषा के लिखित रूप में ही हमें उपलब्ध हो पाते हैं। लिखित अभिव्यक्ति एक कौशल है। भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना मायने रखता है उसी प्रकार लिखने का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। श्रीमती मॉन्टेसरी के अनुसार लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों में इस विषय पर बड़ा मतभेद रहा है कि बालकों को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए अथवा पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। मॉन्टेसरी ने लिखने की क्रिया को सरल मानकर बालक को सबसे पहले लिखना सिखाने पर विशेष जोर दिया। लेकिन लेखन की क्रिया वाचन की क्रिया से कठिन है। पढ़ने के लिए बालक को केवल अक्षर की आकृति का ज्ञान ही पर्याप्त होता है, लेकिन लिखने के लिए अंगुलियों की मांसपेशियों को यथोचित घुमाने का पर्याप्त अभ्यास भी होना चाहिए। लेखन कार्य में अक्षर की रूपात्मक स्मृति और उसका चित्रण एक साथ होता है। यदि शब्दों की ध्वन्यात्मक परिचय बालकों को पहले से ही प्राप्त हो तो उसके लिए वाचन के सहारे लिखना सीखना अधिक सुविधाजनक होगा। ये अनुभवजन्य है कि नई भाषा सीखने में 6 सप्ताह लगते हैं तो उसे लिखना सीखने में कहीं अधिक समय लगता है। लेखन कौशल का महत्व। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना, बोलना और पढ़ना महत्व रखता है उसी प्रकार लिखने का भी अपना एक महत्व होता है। इसलिए इसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। किसी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पढ़ने के साथ साथ उस भाषा को लिखा भी जाए। आधुनिक सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के लिए लिखना जानना अति आवश्यक है। बिना लिखना जाने तो हम किसी को भी पत्र भी नहीं दे सकते हैं, ना ही किसी के पत्रों का प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में समाज के विभिन्न सदस्यों से संपर्क स्थापित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बौद्धिक विकास के लिए भी लिखना सीखना आवश्यक है। हमारा बौद्धिक विकास ठीक प्रकार से तभी हो सकता है जब हम अपने विचारों को लेखन शक्ति द्वारा ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर लेते हैं। अभिव्यक्ति के लिए ही समाचार पत्रों और विभिन्न पत्रिकाओं में विद्वान लोग लेख लिखते हैं। विचार करने तथा मनन करने के लिए लेखन का ज्ञान विशेष सहायक होता है। किसी विचार को लिखकर उस पर मनन सरलता से किया जा सकता है। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान हमें लेखन कला के माध्यम से ही
हुआ है। लेकिन यदि लेखन कला न होती तो धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक ग्रंथ हमारे सामने नहीं आ पाते, हम प्राचीन संस्कृति के ज्ञान से वंचित रह जाते। भाषा में एक रूपता तथा स्थायित्व लेखन के माध्यम से ही आता है। संसार के विभिन्न देशों में परस्पर संबंध लिखित भाषा के माध्यम से ही होते हैं। अब हम जानेंगे लेखन शिक्षण का समय महत्व के बाद। लेखन शिक्षण में विद्वानों का मत रहा है कि श्रीमती मॉन्टेसरी के अनुसार लिखाई का कार्य पूर्ण पढ़ाई से पूर्व होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। दूसरे विद्वान इस पक्ष में हैं कि लिखाई से पूर्व पढ़ाई की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरे मत पढ़ाई और लिखाई दोनों साथ साथ चलती रहनी चाहिए। यहाँ अधिकतर विद्वान तीसरे मत से सहमत हुए हैं कि लिखाई और पढ़ाई दोनों एक साथ सिखाने पर बल दिया जाना चाहिए। यदि इस गहनता पर अध्ययन करें तो दोनों मानसिक क्रियाएं एक साथ नहीं चल पाती हैं, इनमें कुछ न कुछ समयांतर अवश्य होना चाहिए। लिखना सीखने से पूर्व छात्र कुछ रेखाएं खींचने का अभ्यास करें। स्वतंत्र रूप से बालक इच्छा अनुसार रेखाएं खींचें, जिससे उनकी मांसपेशियां दृढ़ हों और वह लिखने के लिए तैयार हो जाएं। इन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के माध्यम से वह अक्षर बनाना भी सीखते हैं। अगला पॉइंट आता है हिंदी भाषा की लिखित शिक्षा। हिंदी भाषा की लिखित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को पढ़कर अर्थ समझने, अपने भाव विचार और अनुभवों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में निपुण करता है। बालकों के जीवन में लिखित भाषा का अत्यधिक महत्व है। शाला में प्रवेश होते ही बालक को वर्णमाला लिखना प्रारंभ कर देते हैं, जो शिक्षा का एक दूषित समझदारी का परिणाम है। बालक से लिखना तभी प्रारंभ कराया जाना चाहिए जब वह मांसपेशियों पर नियंत्रण रखना सीख जाए। लिखने की प्रथम सीढ़ी चित्रकारी है। महात्मा गांधी के अनुसार लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना आवश्यक है। उनके अनुसार अक्षर भी चित्र ही हैं। यहाँ बालक दीवारों पर, आंगन, स्लेट पर पहले मनमाने ढंग से लकीर खींचता रहे, ताकि उसकी मांसपेशियां अभ्यासरत हो जाएं और काम करते करते हाथ थक ना पाएं। अब बात यह आती है कि लिखने की शिक्षा का क्रम क्या होना चाहिए। इसलिए स्पष्ट है कि बोलने की इकाई वाक्य, पढ़ने की इकाई शब्द और लिखने की इकाई वर्ण है। तो लिखने की शिक्षा वर्णों और पढ़ने के साथ साथ प्रारंभ कर दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट आता है लिखित और अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य। सुंदर लेख शिक्षित व्यक्ति की पहचान है। शिक्षित व्यक्ति को हम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं। पढ़ा लिखा और लिखा, पढ़ा और लिखा क्या अंतर है? पढ़ा का मतलब है पढ़ना जानता और लिखा का मतलब है लिखना जानता। और पढ़ने का मतलब है मौखिक अभिव्यक्ति और लिखने का मतलब है लिखित अभिव्यक्ति। पढ़ने का मतलब है इसके अंतर्गत स्वस्वर और उच्चारण वाचन आता है, और लिखने का मतलब है इसके अंतर्गत वर्तनी वातावरण, समस्त भाषा पत्र, लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन आदि आते हैं। लिखित भाषा के उद्देश्य को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। बालकों की लिपिबद्ध शब्द, शूक्ति, लोकोक्तियां और मुहावरों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। बालकों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का प्रयोग और साहित्य और विभिन्न विधाओं का ज्ञान कराया जाना चाहिए। बालकों को मानव जीवन से परिचित कराया जाना चाहिए। बालकों को शुद्ध उच्चारण, उचित आरोह अवरोह एवं समझ पूर्वक स्वस्वर पाठन करने और पूर्ण मनोयोग के साथ समय पूर्व मौन पाठन करने में निपुण करना चाहिए। बालकों को शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रसंगानुकूल अर्थ निकालने और पठित अंश का विश्लेषण कर उसके केंद्रीय भाव को समझने की योग्यता का विकास करना चाहिए। बालकों को सुंदर लेख लिखने, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखने और व्याकरण सम्मत वाक्य रचना करने में निपुण करना चाहिए। बालकों में विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने और उनके विचारों को तार्किक क्रम में अभिव्यक्त करने में निपुण करना चाहिए। बालकों को साहित्य का अध्ययन और स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए। बालकों में अपने भावों और विचारों को लेखबद्ध करने की रुचि करनी चाहिए। बालकों को समाज, देश, जाति, धर्म के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियां। अक्षरों एवं वर्णों को लिखने सिखाने के लिए निम्नलिखित विधियां लाई जा सकती हैं। नंबर 1, रूपरेखा अनुकरण विधि। बालकों को कुछ मुद्रित ऐसी पुस्तिकाएं देते हैं जिनमें अक्षर या वाक्य बिंदु के रूप में होते हैं। केवल बालक
उन पर पेंसिल या पेन घुमाकर अभ्यास करता है और अभ्यास करते रहने से वह अक्षर और शब्दों को लिखना सीख जाता है। स्वतंत्र अनुकरण विधि, अध्यापक श्याम पट्ट पर या बालक की स्लेट पर अभ्यास अक्षर लिख देता है और बालक से उसे देख देख कर उसके उसी अनुरूप अक्षर लिखने को कहता है। बालक ऊपर लिखे अक्षर को देखकर लिखने का अभ्यास करता है। नंबर 3, मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में लकड़ी, प्लास्टिक, गत्ते आदि के बने वर्णों पर बालक अपनी उंगली घुमाता है और वर्णों के बाहर की ओर चॉक या पेंसिल घुमाता है, तो इससे उसे लिखने का अभ्यास होता है। इससे बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होता है तथा इस विधि में बालक रुचि भी लेता है। पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि में बालकों को पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है। सबसे पहले वर्णों के छोटे छोटे खंड कर लिए जाते हैं, फिर इन खंडों के योग करके अभ्यास कराया जाता है। चेकॉफ विधि। इस विधि में बालक स्वयं संशोधित कर से लिखना सीखता है। पहले पढ़ो, फिर उसे लिखो और फिर लिखे हुए को मूल से मिलाओ, देखो तथा अपनी गलती में संशोधन कर दूर करो। इसमें बालक के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है और बालक अनुकरण के आधार पर एक एक शब्द लिखता है और बालक मूल वाक्य से मिलाकर अशुद्धि का पता लगाकर उसे दूर करता है। अगला पॉइंट आया वर्ण परिचय। ये परंपरागत पद्धति है। इसमें बालक को वर्णमाला के शब्दों को सुविधानुसार सिखाया जाता है तथा अक्षर सीख जाने के बाद बालक को मात्रा का ज्ञान कराया जाता है। मात्राओं और वर्णों के योग से सरल शब्दों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। अगला पॉइंट आया शब्द द्वारा अक्षर परिचय। सामान्य अक्षर सीखने में बालक की रुचि नहीं होती है, उसे ये सब निरर्थक अक्षर जान पड़ते हैं तथा कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि शब्द द्वारा बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाना चाहिए। शब्दों को वस्तु के साथ, चित्र के साथ प्रस्तुत करना होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है वाक्य द्वारा अक्षर परिचय। बालकों की रुचि की दृष्टि से शब्दों की अपेक्षा वाक्य अधिक सार्थक और उपयोगी सिद्ध होते हैं। पढ़ने में ये विधि उपयोगी है लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा कठिन होती है, अतः इसका उपयोग सामान्यतः नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट आया है चित्रों की विधि। इसमें चित्रों की सहायता से शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। इसमें खेल खेल में बालकों को वर्ण रचना सिखा दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।